Hello everyone, welcome back to the class. So guys, it's our day 5 of second semester classes. हम लोग पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आधा किए थे, हम लोग उसी को आज पूरा करेंगे. ठीक है, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एलिमेंट वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल नेचर वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन, बिहेवियर वाइज देख लिए थे और कंट्रोलेबिलिटी वाइज देख लिए थे. आज हम लोग करेंगे फंक्शन वाइज कॉस्ट का क्लासिफिकेशन. ठीक है, फंक्शन वाइज कैसे कॉस्ट क्लासिफाई होता है. सबसे पहला होता है प्रोडक्ट कॉस्ट. फंक्शन वाइज में सबसे पहला क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट में लगने वाला सारा खर्चा. एक प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल लगता है, मटेरियल लगेगा, उसमें लेबर लगेगा, उसमें और भी एक्सपेंसेस लगेगा, साथ में जो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा खर्चा जो आ रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, सारा खर्चा जो प्रोडक्ट बनाने में लग रहा है सारा को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट. ठीक है, अगला है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो हम लोगों को प्रोडक्ट बनाने के दौरान या फिर उस पूरे एक पीरियड में हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का कितना खर्चा हुआ. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उस सारे चीज को संभालने के लिए मैनेजर है, उसके बाद वर्कमैन है, ये सब जो आदमी लोग है जो पूरा चीज को संभाल रहा है उसका कितना खर्चा आया है. तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करने में जो मेरा खर्चा आता है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलते हैं. इसमें मैनेजर का सैलरी, मैनेजर का कमीशन, फिर ऑफिस रिलेटेड जितना खर्चा होता है सारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आ जाता है. ठीक है, अगला होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बेचने के लिए मेरे को कितना खर्चा आया. अब बेचने के लिए क्या खर्चा आता है? लेट्स से एक तो पैकेज हम लोग जब करते हैं, एक तो पैकेट होता है जिसको हम लोग सामान को बचाने के लिए पैकेट करते हैं. दूसरा जो पैकेट किया था वो सेल के लिए किया जाता है. जो सेकेंडरी पैकेज होता है वो सेल के लिए किया जाता है. तो किस लिए किया? सेलिंग के लिए हम लोग पैकेजिंग करते हैं. उसके बाद जो मेरा जो कुरियर बॉय है जो लेके जाएगा उसको पैसा देना पड़ेगा, जो सेल प्रमोशन करेगा उसको पैसा देना पड़ेगा, जो मार्केटिंग कर रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा. तो ये लोग जो सेल में हेल्प कर रहा है, जो भी सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जितना भी खर्चा हो रहा है उसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलेंगे. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. आज के डेट में आईफोन 1 आया, 2 आया, 3 आया, 10 आया, 15 आया, 16 आया. ठीक है, तो ये जो बढ़ रहा है, ये जो रिसर्च कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो आईफोन वाला लोग आदमी बैठा कर रखा है, वो रिसर्च कर रहा है कैसे हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं और भी कैसे इसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं. तो ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है, उस प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाने में, रिसर्च करने में जो अलग अलग तरह का खर्चा आ रहा है उसको हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, अगला होता है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट. बनने से पहले का पूरा खर्चा ये प्री प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है. ठीक है, अच्छा अगला है इंसिडेंस वाइज. इंसिडेंस वाइज क्या होता है? सबसे पहला होता है नॉर्मल कॉस्ट, दूसरा होता है एबनॉर्मल कॉस्ट. नॉर्मल कॉस्ट क्या है? नॉर्मल कॉस्ट है वो खर्चा जो आना ही आना है, आना ही आना है. दूसरा एबनॉर्मल खर्चा, वो खर्चा जो जिसको हम लोग बचा सकते थे लेकिन बचा नहीं. जैसे लेट्स से नॉर्मल कॉस्ट होता है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मतलब लेट्स से पेट्रोल है मेरा, हम लोग पेट्रोल लेके आ रहे हैं, है ना, 1 लीटर 2 लीटर इवेपोरेट हो गया, वो गायब हो गया. ठीक है, मतलब वो होगा ना, इवेपोरेट हो जाता है, तो वो खर्चा हम लोग रोक नहीं सकते हैं, है ना. जैसे ऑयल का कंटेनर मंगाए, बड़ा वाला कंटेनर आया गाड़ी, उसमें कुछ ना कुछ 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर ऑयल चिपकना है, वो चिपक जाएगा, उसको हम लोग निकाल नहीं सकते. उसको तो ऐसे ऐसे करके पूरा तेल नहीं निकालेंगे, वो तेल निकालते वक्त कुछ चिपक जाएगा. तो ये सब क्या होता है? ये नॉर्मल कॉस्ट होता है. मतलब इसका जो कॉस्ट होता है, ये जो खर्चा है, ये खर्चा हम लोगों का नॉर्मल खर्चा है. इसका जो भी कॉस्ट आएगा ये नॉर्मल कॉस्ट आएगा. ठीक है, या फिर ऐसा समझो जो भी खर्चा होता है जिसको हम लोग ऐसा बोलेंगे जो होना ही होना है, तो वो नॉर्मल कॉस्ट है. एबनॉर्मल कॉस्ट वो होता है जो खर्चा हम लोग रोक सकते हैं.
ठीक है, जो खर्चा हम लोग रोक सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं करने से भी होगा, ऐसा जो सामान वेस्ट हो जा रहा है ना, वेस्ट हो जा रहा है, उसको अगर हम लोग बचा सकते हैं तो वो सब, वो जो वेस्ट हो रहा है वो सब खर्चा क्या है, एबनॉर्मल खर्चा है, वो सबको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अलावा कुछ खर्चा होता है, वो खर्चा में ये सारा खर्चा के बाद कुछ कुछ खर्चा है जिसको हम लोगों को अलग से पढ़ना है, या कुछ कुछ कॉस्ट है जिसको हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम लोग प्रीवियस पे वो खर्चा हो चुका है, प्रीवियसली वो खर्चा हो चुका है, उसका असर्टेनमेंट अभी कर रहे हैं। मतलब पास्ट में कोई खर्चा हुआ है, पास्ट में कोई कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, उसका हम लोग असर्टेनमेंट अभी कर रहे हैं। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, असर्टेनमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग हिस्टोरिक कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, पास्ट में कोई खर्चा हुआ उसका अगर हम लोग असर्टेनमेंट अभी कर रहे हैं उसको हिस्टोरिक कॉस्ट बोलते हैं। और अगर फ्यूचर का कोई खर्चा है जिसका असर्टेनमेंट अभी हम लोग कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में क्या खर्चा होना चाहिए, इतना खर्चा कर सकते हैं हम लोग। मतलब आज के डेट में हम लोग कहीं हम लोग जाएंगे, लेट्स से हमको टीवी खरीदना है, ठीक है, तो हम लोग जाने से पहले हम लोग बोलते हैं हम लोगों को लेट्स से 10,000 का टीवी खरीदना है, 15,000 का टीवी खरीदना है। ऐसे ही जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग खर्चा पहले से डिसाइड करते हैं कि आज हमको कार बनाना है तो मेरे को टायर मेरे को 10,000 के अंदर आ जाएगा, मेरा जो स्टेयरिंग है वो 5,000 के अंदर आ जाएगा, लेट्स से जो भी प्राइस हो तो वो प्राइस के अंदर मेरा आ जाएगा। ये फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहा है, मे बी वो आ जाए मे बी ना आए, तो वो अलग चीज है। ये जो हम लोग फिक्स कर रहे हैं, फ्यूचर का कॉस्ट अभी असर्टेन कर रहे हैं, इसको हम लोग अगला जो हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो बोलते हैं। हम लोग फ्यूचर में क्या कॉस्ट होने वाला है उसको अभी असर्टेन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, मतलब हम लोग पहले से स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि भैया हम लोग को इतना खर्चा करना है, ठीक है, इसमें अब हो सकता है मे बी उससे कम खर्चा हो, मे बी उससे ज्यादा खर्चा हो सकता है, तो वो हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर का खर्चा हम लोग अभी असर्टेन करते हैं। ठीक है, अच्छा मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा देर बात करते हैं, पहले समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो एक कॉस्ट के बदले दूसरा कॉस्ट हम लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपने पे लेके देखो, लेट से ए, मिस्टर ए है जो तुम हो, ठीक है, उसके पास दो काम है, एक में उसको 30,000 का मंथली सैलरी है, एक में 40,000 का मंथली सैलरी है। ऑब्वियसली वो 40,000 वाला जॉब पकड़ेगा। ठीक है, तो वो जो जॉब कैरी कर रहा है, मतलब जॉब वो ले रहा है, जिसके लिए हाँ बोल रहा है, उसके लिए वो 30,000 का जॉब को सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब अगर वो 30,000 का, वो 40,000 का जॉब में हाँ करेगा तो उसको 30,000 का जॉब नहीं मिलेगा, है ना। तो जिसके बदले, मतलब एक काम को करने के लिए जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, इस तरह के कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी था उसको ये खर्चा करने का, पर हम लोग नहीं कर पाए, इस तरह के कॉस्ट। जैसा ही इसमें हम लोग बोले 40,000 हम लोग चुने, क्यों 30,000 के बदले, ये जो 30,000 40,000 के बदले चुने तो ये 30,000 तो हम लोग को नहीं मिलेगा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। मतलब एक चीज, एक कॉस्ट को करने के लिए जो दूसरा कॉस्ट हम लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट क्या होता है, अगला है संक कॉस्ट। संक का मतलब होता है डूब जाना, संक का मतलब डूब जाना, तो डूबा हुआ कॉस्ट को संक कॉस्ट बोलते हैं। लेट्स से हम लोग एक फ्लैट खरीदने वाले थे, क्या थे, एक फ्लैट खरीदने वाले थे, ठीक है, हम लोग गए 50,000 का टोकन मनी देके आ गए, 50,000 का टोकन मनी देके आ गए, और हम लोग ना बाद में ये पता चला हम लोग को ये खैर हम लोगों को फ्लैट नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए, तो ये भैया वो टोकन मनी वापस नहीं देगा, तो ये पैसा हो गया मेरा संक कॉस्ट। मतलब ये अब मेरे को, ये मेरा जो काम था वो भी नहीं हुआ और ये पैसा भी डूब गया। इस तरह के खर्चों को हम लोग संक कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग पहले से इनकर्ड कर देते हैं बट अब उसका हम लोगों को कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं संक कॉस्ट। अब समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अब समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। अब ध्यान से समझना मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। लेट से हम लोग कार बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार, हमको 20 कार बनाने में 15 लाख का खर्चा आता है।
कितना का? 15 लाख का। 15 छोड़ो, हम लोगों को 15 नहीं, 1 करोड़ 50 लाख का खर्चा आता है। 1 करोड़ 50 लाख का खर्चा आता है 20 कार मैन्युफैक्चर करने में, और 21 कार मैन्युफैक्चर करने में हमको 1,55,000 लाख का खर्चा आता है। तो हम लोगों को क्या बोले, हम लोगों को 1 करोड़ 50 लाख का खर्चा कब आ रहा था? जब हम लोग 20 कार बना रहे थे, और 21 कार बनाने के लिए हम लोगों को 1 करोड़ 55 लाख का खर्चा आ रहा है। अब ये एक कार एक्स्ट्रा बनाने के लिए, 20 से 21 बनाने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा कितना इनकर्ड करना पड़ रहा है? 5 लाख, ओनली 5 लाख। तो ये जो एक कॉस्ट बढ़ रहा है, एक आउटपुट बढ़ रहा है, उसके लिए कितना कॉस्ट बढ़ रहा है? एक आउटपुट के लिए कितना कॉस्ट बढ़ रहा है? 5 लाख का। तो ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, टोटल आउटपुट से एक आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए टोटल अमाउंट में कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ये जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे तब इसको और भी डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट अभी हम लोग क्या बोले, एक टोटल आउटपुट से अगर एक आउटपुट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो टोटल अमाउंट में कितना बढ़ेगा या घटेगा, उस कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गया। आगे आता है कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट। क्या है? कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू कॉस्ट क्या होता है? कैपिटल कॉस्ट वो खर्चा होता है जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करता है, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ता है। हम लोग वो खर्चा करते हैं ताकि मेरा बिजनेस और भी मेरे को प्रॉफिट दे पाए, मेरा प्रॉफिट में इजाफा कर पाए, ये कैपिटल कॉस्ट होता है। ठीक है, रेवेन्यू कॉस्ट होता है मेरा रेगुलर का काम मेंटेनेंस होता रहे, मेरा जो रेगुलर का काम वो स्मूथली होता रहे, इसके लिए जो खर्चा करता है वो रेवेन्यू कॉस्ट होता है। कैपिटल कॉस्ट जैसे कि आज हम लोग, मेरा कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसमें हम लोग एक बड़ा सा और मशीन लेके आ गए, तो उसमें क्या मेरा ज्यादा से ज्यादा और भी कार बना सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन रेवेन्यू कॉस्ट क्या है, मेरा जो कार, जो मेरा मशीन पहले से है उसका थोड़ा रिपेयर करवा रहे हैं, थोड़ा उसमें ग्रीस व्रीस लगा रहे हैं, ये सब जो खर्चा है वो रेवेन्यू कॉस्ट है, ताकि वो मशीन खराब ना हो। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट वो खर्चा जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू कॉस्ट वो खर्चा जिससे वो मेंटेन होगा। इसके अलावा जितना भी खर्चा है वो अदर्स में चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, इंसिडेंस वाइज क्लासिफिकेशन और अदर्स में कुछ कॉस्ट पढ़े। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो बताना और दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।